बहुत तेजी से रिवाइज करते जो हमने पिछली क्लास में किया था। अगर आपको ध्यान होगा तो हमने डिस्कस किया था, देखिए आप प्लीज फोकस हियर नाउ। अब हमने डिस्कस, पिछली बार हमने डिस्कस किया था एफिशिएंसी रेशियोज का, एक्टिविटी रेशियोज का, परफॉर्मेंस रेशियोज का। ये है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका जो फॉर्मूला था वो बना था कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय क्या किया था, एवरेज इन्वेंट्री किया था इधर, एवरेज इन्वेंट्री किया था। और एवरेज इन्वेंट्री जो निकालते हैं वो ओपनिंग और ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। और ध्यान रखना, अगर सिर्फ ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है और क्लोजिंग नहीं है तो डिवाइडेड बाय ओपनिंग इन्वेंट्री करते हैं, उसका एवरेज नहीं निकालते हैं। सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है और ओपनिंग नहीं है तो एवरेज नहीं निकालते हैं, सिर्फ उतना ही करते हैं। ऐसा करके चलता है मामला। ये रिलेशनशिप ये हम पढ़ चुके थे इसके बारे में। और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूले कौन से थे, ये सब हम देख चुके थे। एग्जाम्पल 3 किया था ये एग्जाम्पल 3 किया था। ठीक है जी, चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब भी समझ लिया था। फिर हम आए थे किस पर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पे। किस पे बात कर रहे थे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की बात करी थी हम लोगों ने। इसका फॉर्मूला जैसे कि पता चल रहा है कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल तो नीचे होगा, ऊपर क्या होगा, नेट क्रेडिट सेल्स। ट्रेड रिसीवेबल यानी कि डेटर। पहले देखिए बिल्स रिसीवेबल का जन्म किससे होता है, अगर मैं बोलूं तो देखिए, हाँ, आप सबको अच्छे से मालूम है कि अगर मेरे पास क्या होगी, क्रेडिट सेल्स होगी, क्रेडिट सेल्स, वो भी कौन से वाली, नेट क्रेडिट सेल्स, तो हमारे पास किसका जन्म होगा, डेटर्स का जन्म होगा। डेटर से क्या बनेगा, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है जी। तो बीआर और डेटर के साथ जो रिलेशनशिप बनता है वो नेट क्रेडिट सेल्स का बनता है। तो आपका जो फॉर्मूला बना नेट क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय क्या, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं जरा देखें। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आता है ओपनिंग डेटर, ओपनिंग बीआर, प्लस क्लोजिंग डेटर, क्लोजिंग बीआर, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 4 नहीं, क्योंकि ओपनिंग डेटर और ओपनिंग बीआर एक आइटम है और क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग बीआर एक आइटम है। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकलेगा। अगर आपके पास सिर्फ ओपनिंग डेटर और सिर्फ ओपनिंग बीआर है तो एवरेज नहीं निकालेंगे। सिर्फ क्लोजिंग डेटर और सिर्फ क्लोजिंग बीआर है तो भी एवरेज नहीं निकालेंगे। अगर ओपनिंग डेटर है और क्लोजिंग बीआर है तो एवरेज निकलेगा। ठीक है। और अगर क्या कि क्लोजिंग बीआर और ओपनिंग डेटर है तो एवरेज निकलेगा। मतलब एक क्लोजिंग एक ओपनिंग होना जरूरी है एवरेज निकालने के लिए, अदरवाइज नहीं निकालेंगे। अभी क्वेश्चन कराऊंगा पता चलेगा। और ये हमने पार्ट कर लिया था डिस्कस, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। और ये वाला भी डिस्कस किया था आप लोगों के सामने ना, मैंने कैलकुलेशन करके दी थी, यहीं पर हमने छोड़ दिया था। अब बारी आती है आपके पास कौन सी रेशो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। अब जरा मुझे बताइए कि ये नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज, इससे किसका जन्म होता है, क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर से किसका जन्म होता है, बिल्स पेबल का। तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशो जो है उसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज क्या, ट्रेड पेबल, और न्यूमरेटर में क्या लगेगा, नेट क्रेडिट परचेज। फॉर्मूला याद रखना, कितना आसान आपके सामने, ये देखिए क्या है फॉर्मूला आपका, क्रेडिट टर्नओवर रेशो का नेट क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल। एवरेज वही निकलेगा, ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग बीआर, प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग बीआर, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 4 नहीं होगा। ये रेशो रिलेशनशिप बताती है क्रेडिट परचेज एंड एवरेज अकाउंट पेबल्स ड्यूरिंग द पीरियड। इससे पता चलता है कि कितना, द फ्रीक्वेंसी विद इन विच अमाउंट इज बीइंग पेड टू द क्रेडिटर्स। अब आप मुझे बताइए, आप ऐसे बिजनेस वाले हैं जो उधार खरीदते हैं और आपने बोला कि 10 दिन में दूंगा, लेकिन 8 दिन में पैसा दे देते हैं। एक महीने में देना लेकिन 30 दिन में दे देते हैं, तो आपकी मार्केट में गुडविल बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। हेनरी फोर्ड का नाम सुना होगा आप लोगों ने, हेनरी फोर्ड। वो बड़ा फेमस था अपने कमिटमेंट के लिए। एक जर्नलिस्ट ने उससे पूछा कि भाई आप, हम दुनिया में हम अपने से क्या वो कमिटमेंट पूरा नहीं कर लेते हैं, पर आप तो हजारों लाखों गाड़ियों का कमिटमेंट कैसे पूरा कर लेते हैं। कहता देखो सुनो, अगर मुझे लगता है कि मैं कोई चीज जनवरी में डिलीवर कर पाऊंगा तो मैं फरवरी और मार्च 31 की डेडलाइन मांगता हूँ। मैं सामने वाले को कमिट करता हूँ कि भाई अभी नहीं, मैं जनवरी नहीं, मैं मार्च 31 को दूंगा। ठीक है जी। और मार्च 31 को अगर मैंने डेडलाइन दी और मैं अगर मार्च 1 को भी चीज डिलीवर कर रहा हूँ तो टाइम से पहले हो गई। और मैं कोशिश करता हूँ कि 1 महीने पहले करूँ। वर्स्ट टू वर्स्ट डिले होगा तो मेरा प्लांट 2 महीने बंद रहेगा, उससे ज्यादा मैं होने नहीं दूंगा बंद। तो मैं 2 महीने का डेडलाइन लेके चलता हूँ और मैं 2 महीने से पहले करता हूँ, परफॉर्मेंस डिलीवर्ड, उसकी रेपुटेशन सोरिंग हाई, ऐसे चल रहा था। तो अब हम क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति जो उधार लेता है लेकिन टाइम से पहले पैसा दे देता है, तो लोग क्या कहेंगे,
देखा होगा ना, आड़ोस पड़ोस में जब आपके पेरेंट्स की अच्छी गुडविल है, दुकान से सामान खरीदते हैं, सामने वाले से क्या बोलते हैं, अंकल थोड़ा पैसा कम पड़ रहा है, कहते बेटा कोई बात नहीं, ले जाओ, घर की बात है। और एक दूसरा व्यक्ति जो लेने का 5 दिन तक, 6 दिन तक, 10 दिन तक पैसे नहीं वापस करता, उसे कहते हैं भैया है नहीं ये सामान हमारे पास, मतलब मना तो नहीं करते, बोलते लेकिन है नहीं। सो इफ योर फ्रीक्वेंसी टू पे डेट इज गुड, इट मीन्स यू आर गोइंग टू एंजॉय या गुड गुड, मतलब बेटर गुडविल इन द मार्केट। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी होता है, देखिए, हायर द रेशियो बेटर इट इज। हाई रेशियो इंडिकेट्स दैट बिजनेस इज पेइंग इट्स सप्लायर्स मोर क्विकली। लेकिन हाई रेशियो एक और चीज बताती है, बट एंटरप्राइज इज नॉट अवेलिंग फुल क्रेडिट पीरियड। कोई आदमी आपको महीने भर का क्रेडिट देने को तैयार है, लेकिन आप 20 दिन में पेमेंट कर रहे हो उसको। भाई मेरी आइडियोलॉजी है, लाइक वट एवर बिल आई एम हैविंग, मैं कोशिश करता हूँ कि उनको टाइम से पहले पे कर दूं। लेकिन एक दुकानदार, एक बिजनेसमैन क्या सोचता है कि भाई 30 दिन का टाइम मिला है, चलो ठीक है 29 डेज तक उसे यूज कर लेते हैं, उसके बाद उसको पे कर देंगे हम लोग। इसका मतलब ये है कि आप अपनी क्रेडिट फैसिलिटी को पूरा अवेल नहीं कर रहे हैं। लो रेशियो का मतलब है कि आपकी पेमेंट क्या हो रही है, वो डिले जा रही है, एंड इन लॉन्ग रन इट इज गोइंग टू इफेक्ट योर गुडविल एज वेल। ट्रेडर का रेशियो निकल गया, एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकलता है वो भी निकल गया हमारे पास, ठीक है। जब डिटेल क्रेडिट परचेज और ओपनिंग की क्लोजिंग की ना हो तो हम ऐसे निकालते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना, फॉर्मूला तो यही इस्तेमाल करना है। ये तो एनरिच लर्निंग के लिए है, अगर कभी ग्रेजुएशन में जाके पढ़ाई करें तो यहाँ काम आएगा ये। इसके बाद आगे चलें जरा। इसको मैं, इस वाले पार्ट को मैं भी लेके चलूंगा। नहीं, 6 को भी अभी नहीं लेके चलेंगे हम लोग, 6 को थोड़ा टाइम लगेगा। 7th को भी अभी नहीं करेंगे, 8th को भी अभी नहीं करेंगे, थोड़ा सा रुक जाएंगे। जरा इन बाकी बची हुई रेशो को पहले पूरा कर ले, फिर हम उस पर आगे चलते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, जैसे कि नाम बताता है आपको कि नीचे क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में वर्किंग कैपिटल होगा, लेकिन एवरेज नहीं होगा। वहां हमने एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड पेबल, एवरेज इन्वेंट्री किया, यहाँ नहीं करना। यहाँ क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वर्किंग कैपिटल से डिवाइड करना है। अब मुझे बताइए, वर्किंग कैपिटल का पर्पस क्या होता है। वर्किंग कैपिटल का पर्पस होता है टू जनरेट रेवेन्यू, डे टू डे एक्सपेंसेस, रॉ मटेरियल खरीद लियो, सैलरी दे रहे हो, पानी का बिल, बिजली का बिल, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, पैकेजिंग का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, देयर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो अगर मैं बोलूं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, इसका सीधा रिलेशन किसके साथ बनता है, सेल्स के साथ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और आप देखेंगे जितनी भी रेशो सब किसके आसपास घूम रही हैं, कॉस्ट और सेल्स के पास घूम रही हैं। कॉस्ट के पास तो एक ही इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, बाकी सब जगह पे आप सेल्स के पास, क्योंकि परफॉर्मेंस सेल्स से ही नापी जाती है, और कॉस्ट से। ठीक है, और क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स भी आपने देख लिया। हायर वर्किंग कैपिटल शोज एफिशिएंट यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड क्विक टर्नओवर ऑफ करंट एसेट्स। बहुत ज्यादा हैवी वर्किंग कैपिटल रेशियो का मतलब क्या होता है कि आपने ओवर ट्रेडिंग कर रखी है, पैसा स्टॉक में ज्यादा छुपा के रखा हुआ है। लो वर्किंग कैपिटल इंडिकेट करता है कि आपकी वर्किंग कैपिटल यूज ही नहीं हो रही है, अंडर यूटिलाइजेशन है, मतलब आप अपनी फुल पोटेंशियल को यूज ही नहीं कर रहे हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या नेट सेल्स अपॉन में वर्किंग कैपिटल। एवरेज वर्किंग कैपिटल नहीं लिखना है आप लोगों ने, ठीक है। टोटल कैपिटल टर्नओवर रेशियो एक और रेशियो होती है, वो सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे आप। एक्चुअली जब मैं इन नोट्स को बना रहा था, बड़ा कंफ्यूजन था, किसी किताब में मुझे कोई क्लैरिटी नहीं, डी के गोयल देख लिया था मैंने, टी एस ग्रेवाल देख लिया था मैंने, एनसीईआरटी देख ली, मुझे कहीं कुछ नहीं मिला। फिर थक हार के मैंने क्या किया, बीकॉम ऑनर्स की किताबें उठाई और सीए का स्टडी मटेरियल उठाया, आईपीसीसी का, वहां से क्लैरिटी ली। अभी जो बहुत सारी, मतलब कुल मिलाकर मैंने बीकॉम ऑनर्स वाले मटेरियल को रेफर किया, वहां से जो जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती चली गई मैं डालते, जो जो कटी हुई इन्फॉर्मेशन है सब बीकॉम ऑनर्स में काम आती है। क्योंकि जब आप सीनियर क्लास में जाएंगे इसी रेशियो को देखो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, टोटल कैपिटल टर्नओवर रेशियो, क्या डिफरेंस है देखो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल होगा, लेकिन टोटल कैपिटल टर्नओवर रेशियो में कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड होगा। ये रेशियो सिलेबस में नहीं है, लेकिन सीनियर क्लासेस में एग्जिस्ट करती है, सीयूटी में भी नहीं है। तो जब आप कभी आगे देखिए, अगर आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, तो मतलब एकेडमिक कोर्स कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, या फिर सीएमए कर रहे हैं, तो रेशो तो आपको 100% पढ़ना ही पढ़ना है। आपको रेशो आईपीसीसी में पढ़नी पड़ेगी, आपको रेशो फाइनल में पढ़नी पड़ेगी। फाइनल में जब आप रेशो पढ़ेंगे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट बन के पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। और रेशो टेक्निकल टूल है, सीएफए करेंगे तो रेशो पढ़नी पड़ेगी भाई आपको, देयर इज नो चॉइस, वहां ये काम आते हैं। तो ये नहीं है काम का आपका। क्लियर है रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। अगली रेशो हमारे पास आई फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशो या नॉन करंट टर्नओवर रेशो। नॉन करंट, फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशो, नॉन करंट टर्नओवर रेशो।
ये रेशो कही जाती है रेशो ऑफ सेल्स टू फिक्स एसेट्स। अब जरा समझिए, फिक्स एसेट्स का पर्पस क्या है बिजनेस में? उसकी क्या, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाना। अर्निंग कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी? जब आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? जब आप एम्प्लॉय करेंगे क्या, नॉन करंट एसेट्स। तो ये रेशो का भी रिलेशन किसके साथ होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? किससे कर रहे हैं? फिक्स एसेट्स से कर रहे हैं। कौन सी फिक्स एसेट? नेट फिक्स एसेट। नेट फिक्स एसेट्स का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या माइनस अमोर्टाइजेशन, वो उसकी बात करते हैं। और देखिए क्या कहता है यहाँ पर। अब ये रेशो इज नोन एज अ रेशो ऑफ सेल्स टू फिक्स एसेट्स। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है ये। और इंक्रीज अगर रेशो में होता है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? आपने बेहतरीन तरीके से क्या करा, अपनी फिक्स एसेट्स को यूटिलाइज करा। डाउन का मतलब क्या है कि आपकी एसेट्स जो है वो फुली यूटिलाइज नहीं हो रही है। 15 मशीन लगा के जितना आप कमा रहे हो उतना लोग 10 मशीन लगा के कमा रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये है फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय नेट फिक्स एसेट्स। या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, अगर अगर आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ना निकल पाए तब, अब अदरवाइज नहीं लगाना है इसको। फिक्स एसेट्स, नेट फिक्स एसेट्स कैसे निकलती है? टोटल फिक्स एसेट्स माइनस डिप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर। आपने देखा हो ना क्वेश्चन में, मशीनरी ग्रॉस दे रखी है और प्रोविजन दे रखा है डिप्रिसिएशन, तो माइनस करके दिखाएंगे उसको ऐसा। और एक और चीज समझिए, सबसे बड़ा कंफ्यूजन जिंदगी का, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो और नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो। फिक्स एसेट्स किसे कहते हैं? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स में से प्रोविजन या अमोर्टाइजेशन माइनस कर दिया। और नेट एसेट्स किसे कहते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड को। नेट एसेट्स किसे कहा जाता है? कैपिटल। याद करिए गुडविल, नेट एसेट्स क्या थी? टोटल ऑफ एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज। यहाँ क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड किसको बोलते हैं? टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी या शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। तो क्या फॉर्मूला है आपका? नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो। नेट एसेट्स क्या होगी? डिनोमिनेटर में जाएगी। न्यूमिनेटर में कौन होगा? वही रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। वही रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में क्या कर देंगे हम लोग? कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम है नेट एसेट्स। क्या है? ये रेशियो रिफ्लेक्ट करती है क्या? ये रेशियो क्या रिफ्लेक्ट करती है? दिख नहीं रहा मुझे इसमें। चल छोड़ो, नहीं करते। हाँ, ये रेशियो क्या रिफ्लेक्ट करती है आपका? रिलेशनशिप बिटवीन द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड नेट एसेट्स यानी कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। जितनी रेशो, दिस रेशो शो रिवील्स हाउ एफिशिएंटली नेट एसेट्स यूटिलाइज करे जाते हैं सेल्स को जनरेट करने के लिए। ठीक है जी। हाई रेशो शोज एफिशिएंट यूज ऑफ नेट एसेट्स, और लो रेशो क्या करती है? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स शो करती है। फॉर्मूला आपके सामने है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में नेट सेल्स या कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स है। ठीक है। आ, मैंने क्या पढ़ा था? लिमिटेशन क्या पढ़ी थी हमने? आइडियल रेशो क्विक में है, करंट रेशो में है, बाकी एक रेशो में 50% से ऊपर होनी चाहिए। अब बाकी है ही नहीं, कोई साइंस नहीं है ना? पर्सनल इंटरप्रिटेशन पे चीजें चलती हैं। अच्छा, ये सारी रेशो देख ली। एक बार बहुत तेजी से ना प्रॉफिटेबिलिटी रेशो को मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। और फिर हम करेंगे क्या, एक एक करके क्वेश्चन करना। तो जो सिखाने का काम हो जाता है वो पूरा हो जाएगा हमारा। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो सिर्फ मजाक है, कुछ भी नहीं है। बहुत आराम से होने वाली है। अभी मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, सारी रेशो चुटकियों में याद हो जाएंगे आप। ठीक है। तो इनके क्वेश्चन मैं भी करता हूँ। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज भी हैं चार, ये और एक आरओआई, पांच। सीबीएसई के सिलेबस में वही रेशो इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशो को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना चाहिए। यहाँ देखिए, ये मैं बोल रहा हूँ आपके सामने इधर। अ, यहाँ मेरे पास क्या है? एक्सपेंसेस हैं। इधर एक्सपेंसेस में लिख रहा हूँ आपके एक्सपेंसेस। एक्सपेंस की कैटेगरीज दो तरह की बने थे मैंने आपको। एक को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। एक को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। ठीक है जी। इनडायरेक्ट की भी दो कैटेगरी बनती है। एक को बोलते हैं क्या हम लोग? ऑपरेटिंग। और एक को क्या बोलते हैं? नॉन ऑपरेटिंग। ऐसे करके नॉन ऑपरेटिंग की भी दो कैटेगरी, सॉरी, ऑपरेटिंग की भी कैटेगरी बनती है दो। एक को बोलते हैं क्या? ऑफिस एंड
एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, और एक होता है क्या, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे। ये एक्सपेंसेस की कैटेगरीज आपके पास है। यहाँ इनकम की कैटेगरीज आए दो तरह के। एक को बोलते हैं क्या, इनकम डायरेक्ट, एक को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है जी। डायरेक्ट इनकम का जो नाम है दूसरा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नेट सेल्स, नेट सेल्स भी बोलते हैं। और डायरेक्ट इनकम को हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ऐसे भी बोलते हैं। इनडायरेक्ट इनकम का दूसरा नाम क्या है, और एक और इनकम भी बोलते हैं इसको, ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम भी बोला जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐसे बोला जाता है। और या बोला जाए क्या, अदर इनकम, ऐसे भी बोला जाता है। ये इस नाम से पुकारा जाता है इनको। नोट्स नहीं है तो वहां से ले लो, रेशो और इशू डिवेंचर्स के। हाँ, किसी के पास नहीं है तो ले लीजिए वहां से, ऐसा करके। ठीक है, आओ देखें, आओ देखते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो को समझने में किया जाता है। त्रुटियों का काम है, आराम से देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैंने लेके चला गया यहाँ पर नेट सेल्स। सबको मालूम है नेट सेल्स किसके बराबर होती है, क्या होती है वो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। यानी कि मैंने इसमें से ये वाला पार्ट यूज कर लिया, नहीं, मैंने ये वाला पार्ट यूज करा, नेट सेल्स वाला पार्ट, दिस पार्ट इज डन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का। ठीक है, चलो थोड़ा आगे चलें। माइनस कर दिया क्या यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हमने यहाँ से माइनस कर दिया। तो क्या निकला हमारे पास, यहाँ से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करने के बाद क्या निकला हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट। वी गॉट ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज फाइन। अच्छा है जी, निकल गया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी। अब आप देखें तो हमने क्या कर दिया, ये डायरेक्ट एक्सपेंस यूज कर दिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन में क्या यूज होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हमने डायरेक्ट एक्सपेंस भी यूज कर लिया, एवरीबडी इज ओके विद दिस। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब आगे चलें, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिया मैंने यहां से। याद करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट बचपन में सिखाया था मैंने। क्या बोलेंगे इसको आप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये फिगर निकल आई जी हमारी। ठीक है, और यहाँ चलें आगे तो हमने ये वाला, ये वाला हमने यूज कर लिया, ये पूरा हमने इस्तेमाल कर लिया ऑपरेटिंग के लिए। और हम कहाँ पहुंच गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की फिगर पे पहुंच गए। चलो आगे चलते हैं। माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दिया जाए ऐसे, ठीक है, और प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम को जोड़ लिया जाए ऐसे करके। तो मेरे पास जो फिगर आएगी उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये निकल आया। देखिए जरा क्या क्या इस्तेमाल हो गया। ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम यूज हो गई और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस यूज हो गए, हो गए। पूरा का पूरा चार्ट हमने इस्तेमाल कर लिया। और हम कहाँ पहुंच पाए हैं, हम पहुंच पाए हैं किस पर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर। माइनस कर दिया टैक्स, टैक्स माइनस कर दिया। तो कहाँ निकल आया मैं बोलता हूँ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर पे मैं पहुंच गया। ठीक है जी, यहाँ तक कहानी बढ़िया सभी के लिए। चलो आओ जरा देखें पहला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में क्या, नेट सेल्स। क्या लिख दिया, अच्छा बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, एक छोटा सा काम कर लेता हूँ आपके लिए। यहाँ लिख देता हूँ मैं, नेट सेल्स कितने की थी, 1,000 की थी। ये कितने का था, 250 का था। ये कितना हो गया बताइए, 750 हो गया। ये कितने का था, मान लो 300 रुपए का था। ये कितना हो जाएगा, मान लो 450 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा रख सकता हूँ। हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया मैंने, ऐसे कर लिया। पहली रेशियो क्या बनी, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में क्या, नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फर्स्ट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो किसके बराबर है, ग्रॉस, क्या है रेशो वो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। बताओ जरा क्या वैल्यू निकली थी हमारी, 750
अपॉन में कितना 1000 × 100, क्या वैल्यू निकली मेरी 75%। एवरीबडी इज ओके विद दिस? पहली रेशो क्लियर है, रटने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी रेशो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स। क्या है दूसरी रेशो? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स। दूसरी रेशो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। क्या फॉर्मूला है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट? 450 डिवाइडेड बाय 1000 × 100। क्या वैल्यू निकली? 45%। देख लो वैल्यू आपके सामने निकल रखी है। दिस वैल्यू 75%, दिस वैल्यू 45%। ठीक है जी, दो रेशो याद हो गई। तीसरी रेशो के लिए मैं जगह छोड़ रहा हूँ अभी। तीसरी रेशो का मैं नाम लिख कर जगह छोड़ रहा हूँ, चौथी रेशो पे आ जाता हूँ। उसका नाम है नेट प्रॉफिट रेशो। वो कैसे हो निकलती है? नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बेटा, नॉट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बिफोर मत लिखना। या तो सिर्फ नेट प्रॉफिट लिखो या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेके चलो। डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100 कर दिया। तो ये बनी हमारी कौन सी रेशो? ये वाली तीसरी रेशो ये बन गई। आसान। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशो की हर रेशो में डिनोमिनेटर में क्या जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें गलती करी कुछ क्या? 750 गड़बड़ लग रहा है? नहीं दिख रही आपको रेशोस सबसे लास्ट पेज में? हाँ, थर्ड वाली बता रहा हूँ ना अभी। थर्ड वाली के लिए थोड़ा सा सस्पेंस। कैसे थर्ड वाली को समझते हैं? बिफोर आई प्रोसीड फॉर थर्ड वाली रेशो, आओ जरा एक चीज करते हैं। अगर मुझे सीधा नेट सेल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाना तो क्या क्या माइनस करना पड़ेगा? सीधा नेट सेल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आना है तो क्या क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बस रुक जाओ, यही 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 चाहिए था मुझे। अगली रेशो होती है ऑपरेटिंग रेशो, यानी कि ऑपरेटिंग रेशो का एक्सपेंस वाला पार्ट। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो निकल गया। अगली रेशो का नाम जो आपके पास है वो है क्या? ऑपरेटिंग रेशो, जो कि किसके बराबर होती है? ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। और सुनो, और देखो यहाँ पर, ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट किसके बराबर होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन में क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। चलो कैलकुलेट करते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकली? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्या करा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है इस क्वेश्चन में? 250। और ये कितना है इस क्वेश्चन में? 300 डिवाइडेड बाय 1000 × 100। क्या निकला बताओ? 55%। इज दैट ओके विद एवरीबडी? क्या इस सब इस बात से सहमत है? अब मुझे बताइए, ये रेशो जो आपके पास है, ये वाली, ये रेशो और ये वाली, इन दोनों का टोटल कितना बन रहा है? 100। तो यू गॉट अ रिलेशनशिप, ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का टोटल करूंगा तो किसके बराबर आएगा? 100 के बराबर आएगा। आपके सामने विजिबल है। यानी कि एक रिलेशनशिप डेवलप हो गई क्या, कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो प्लस ऑपरेटिंग रेशो को अगर मैं करता हूं तो किसके बराबर होगा? वो 100% के बराबर होगा। ये मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक अपने पास फॉर्मूला लिख लिया ऐसे वाला। हमने कुछ नहीं किया, हमने सीधा सेल से किस पे कूदा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे निकल, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो चार रेशो थी आपके पास। आप तीसरी रेशो ढूंढ रहे थे, आपको मिल गई तीसरी रेशो। अभी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, फिर भी कंटेंट भी पढ़ेंगे इनका, फिर आगे बढ़ेंगे। ये चार रेशो कहलाती हैं, कौन सी वाली आपकी? ये तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, तो आराम से हो जाता है, इसके लिए मैं अगला एग्जाम्पल नहीं बनाऊंगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो अपॉन ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यहाँ देखो फ्लो चार्ट को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या निकाल लिया? ऑपरेटिंग कॉस्ट निकली है वो किसके, और उसको डिवाइड करेंगे सेल्स से तो क्या निकल आएगा? ऑपरेटिंग रेशो। चौथी रेशो नेट प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ये कौन सी रेशो कहलाती है? हाँ, ये क्या कहलाएगी आपकी? नेट प्रॉफिट रेशो। और एक रेशो होती है पांचवी रेशो, पांचवी रेशो, उसका नाम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। और ये पता है कैसे निकलती है?
नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। याद है कुछ? इंटरेस्ट कवरेज रेशो अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड कर दूंगा, अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, तो ये बन जाती है मेरी कौन सी रेशो? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पांचवी रेशो है प्रॉफिटेबिलिटी की, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो इलिपो, पांचवी रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो में क्या फॉर्मूला था? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। यहाँ फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। पांच रेशो कौन सी? प्रॉफिटेबिलिटी, इसी फॉर्मूले से निकलकर आपके सामने आई। और अभी इसी लाइन से, इसी एक्सप्रेशन से मैं आपको कैश फ्लो भी सिखाऊंगा, और इसी एक्सप्रेशन को यूज करेंगे अभी हम, बाकी का जो लिटरेचर है वो भी समझ में आएगा। तो अब बताइए, रटने की क्या आवश्यकता है? दे आर वेरी क्लियर। चाहे वो लिक्विडिटी रेशो हो, करंट रेशो हो, सॉल्वेंसी रेशोज हो, परफॉर्मेंस रेशोज हो, सारी की सारी रेशोज इसी तरह से चलती हैं। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना चाहिए, वो फॉर्मूला आपके सामने है। इस स्ट्रक्चर को नोट कर लो, ये हेल्प करेगा ये। बस नोट इट डाउन, साफ सुथरा लिख ले बेटा, क्यों मतलब। दिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग। जब मैं कैश फ्लो पढ़ाऊंगा ना, इसके थोड़ा आगे भी बताऊंगा, और आप देखना पूरा का पूरा कैश फ्लो इसी इसी इक्वेशन पर बेस्ड है। अगर नोट कर लिया तो बहुत अच्छा, नहीं नोट करो तो आप कर लीजिए नोट। भाई ये सोने का टाइम है क्या? क्यों? लिख लिख गंदा रहा है, मैं बता रहा हूँ, लिख तो बहुत गंदा रहा है। उसके बाद और ज्यादा गंदा कर दिया है, इसको देखें जरा। चलिए एक एक रेशो को देखते हैं, ये सारी रेशोज हमारे पास थी। यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, इसके बीच में रिलेशनशिप है ग्रॉस प्रॉफिट और टर्नओवर। टर्नओवर मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जितनी ग्रॉस रेशो बढ़िया होगी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, उतना बढ़िया बिजनेस के लिए। लो रेशो क्या इंडिकेट करती है? अनफेवरेबल परचेज एंड सेल्स पॉलिसी है। और फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट अपन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नेट सेल्स कैसे निकाली जाती है? टोटल सेल्स में सेल्स रिटर्न। टोटल सेल्स कैसे निकलती है? कैश प्लस क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन्स, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये कभी भी ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करते समय इस्तेमाल नहीं होते, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग है, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। नेट प्रॉफिट में ये यूज होंगे, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट में नहीं होंगे यूज, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी यूज नहीं होंगे। ऑपरेटिंग रेशो आई अब आपके पास। अब आपने देखा इसकी ऑपरेटिंग वाला फॉर्मूले हमारी समझ में आए थे। ये थियोरेटिकल चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ, इन पर सीयूटी में क्वेश्चंस बन बन कर आते हैं, छन छन कर आते हैं, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 5 नंबर का होता है। आप समझ लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन, गलत तो आपके माइनस में चले जाएंगे, और कर लिया तो आपने कर ही लिया, ठीक है। पर आपको मालूम है, डेटशीट आपके पास आ ही चुकी है। दिन कितने हैं पता है? हाँ, 113 दिन कैसे बोल दिए तुमने? अगर मैं अकाउंटेंसी का एग्जाम लेके चलूं, पहला एग्जाम कब से? फिजिकल एजुकेशन से शुरू हो रहा है ना? कब है वो? 17 फरवरी को है ना? 17, चलो 17, 16 को हम ले लेते हैं। देखो इधर देखिए, नवंबर के 29 डेज, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फैब फैब 14 तक गिन लो, क्योंकि 14 में तो माहौल खराब हो जाता है थोड़ा सा, 14 गिन लीजिए आप, ठीक है। 9 और 1 10 और 11 और 4 15, एक 105 दिन। और 5 से डिवाइड करो तो कितना हो जाता है? 21 दिन। 21 डेज में आपको सिलेबस खत्म करना है। 21 डेज में आपको अकाउंटेंसी के कम से कम 20 सैंपल पेपर भी करने हैं, ठीक है। पूरी तीनों किताबें रिवाइज करनी है। कुछ ऐसे हैं जो यूट्यूब में फेल हैं, टर्म में फेल हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि मार्जिन में पास है, कुछ ऐसे जो थोड़ा सा ऊपर जा रखे हैं। अब आप देख लीजिए इफेक्टिवली कितना देना है। नन ऑफ यू कैन अफोर्ड टू लूज इवन अ सिंगल डे, इवन अ सिंगल आवर, इवन अ सिंगल मिनट। लेकिन अभी भी कुछ के लोग क्या बोलते हैं? सर ये क्या दिन दिखा रहे हो? अभी तो पूरा नवंबर पड़ा है, पूरा दिसंबर पड़ा है, पूरा जनवरी पड़ा है, फरवरी आधी पड़ी है। उसके हिसाब से तो ज्यादा लगता है। भाई दिनों में गिनो ना आप। क्या कुछ नहीं है। एक आप देखिए,
कब आप ट्वेल्थ में आए थे और कब आप ट्वेल्थ खत्म कर रहे हैं, पता चला? कुछ नहीं पता चला। और सुनो, अभी तो फेयरवेल भी आएंगे, है ना? वो बीच में फेयरवेल भी आना है ना? हाँ, ना, वो हो जाता है। फिर फेयरवेल के बाद आफ्टर पार्टी आती है, फिर उसकी खुमारी चलती है, फिर फेयरवेल में आप इतना नाच कुछ। ठीक है, और सुनो, प्लीज अंडरस्टैंड, इधर देखिए ध्यान से। ये दिस इज गॉन जनवरी, घर से क्रैप ऐसी खत्म हो जाती है, दिन कितने आपके हाथ में? सिर्फ जनवरी तो पूरी प्रैक्टिकल में जाएगी, एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव कैजुअलनेस इन योर प्रोजेक्ट। अभी तो प्रोजेक्ट भी बनाने बहुत लोगों ने, अब डेट शीट आ गई ना, अब वो प्रैक्टिकल फाइल बनाने वाले की मार्केट ऊपर चल रही है, रेट बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो अभी तो क्या है, 60 डेज, इफेक्टिवली 60 डेज, ये आपके हाथ में है। अच्छा, क्या चुप रहे, शांति रख थोड़ा सा यार। उधर से दोनों देख लीजिए, 60 दिन इफेक्टिवली आपके हाथ में है। अगर आपने सिलेबस फॉलो कर लिया है तो यू आर ऑन अपर हैंड, यू आर ऑन अ वेरी गुड पोजीशन। नहीं किया तो भाई जाग जाओ अभी भी। 60 दिन में बहुत कुछ होता है, एक बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। आपके पास तो कंसेप्ट की बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो इट्स नेवर। हाँ, जो इनको भी खराब करता चले जाएगा, उसका बेड़ा गर्क होने से कोई नहीं बचा सकता। मेरे पास पिछले बैच में 100 मार्क्स भी आए थे, ठीक है, पिछले बैच में, और 52 भी आए थे। मैं ऑन रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ ये। 100 भी आए थे, 99 भी आए, 98, 97, 95 बहुत लोगों के आए। ठीक है, लेकिन ऐसे भी थे जो 52 भी लाए। 52 पता है कैसे? 20 मिला के, 100 में से। हाँ, 80 में से 52 नहीं बोल रहा मैं, सोच लीजिए। तो उसने मुझे प्रैक्टिकल के नंबर नहीं बताए। अगर कोई बच्चा 52 लेके आया और स्कूल ने उसको मान लो 19 नंबर दे दिया, तो कितना हो गया बताइए? कितने नंबर लेके आओ? 4 में से 33, आउट ऑफ 80 में से 33 नंबर लेके आया बच्चा। ऐसे भी थे मेरे 40% लिटरली। तो अब आप देख लीजिए कौन से ब्रैकेट में जाना चाहते हैं। इट इज टोटली इन योर हैंड। ना माँ बाप के हाथ में, ना अड़ोसी पड़ोसी, ना टीचर के हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है, सिर्फ आपके हाथ में। और अगर किसी को लगता है कि उसकी पोजीशन इतनी खराब है, तो चुपचाप से मुझे बता दे, मैं कोई ना कोई उसके लिए उपाय सोचूंगा। ठीक है, ये सोच के चलो पिछला पाप निपटा देते, कोई बात नहीं, आगे से चलते हैं नए से। तुम 1 कदम चलोगे, मैं 10 कदम चलूंगा। इट्स वेरी गुड, 10 या 20 चल लूंगा। लेकिन यू हैव टू ओपन अप, यू हैव टू टेल, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट कि भाई हाँ, हम इस पोजीशन पे हैं। कुछ लोग अभी भी डिनायल मोड पे चलते हैं, अरे यार हो जाएगा, दोनों फरी शायद देख लेंगे। फिर जनवरी फरवरी में पैनिक अटैक आने शुरू हो जाते हैं। फिर फील होता है हाथ की, यार पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। एनीवे, चलिए इसको लेके चलते हैं यहाँ पर। ये तो हो गया रियलिटी चेक, आइए यहाँ देखते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो, रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू द नेट सेल्स। देख रहे हैं क्या? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ क्या है, कंपैरिजन है। अगर ऑपरेशनल एफिशिएंसी कराता है बिजनेस की, अगर ये कम होगी तो ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि क्या है, आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो रही है, तो ये क्या आपके जान लिए ज्यादा अच्छा है। और अगर ज्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मतलब आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, इनफैक्ट मैं बोलूँ तो। और ये कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन पर रुपी ऑफ सेल्स मेजर करता है। इसका फॉर्मूला ये रहा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में ऑपरेटिंग प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन, या फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में ये फॉर्मूला नहीं लिखना, ऊपर वाला फॉर्मूला लिखना है आपने। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलती है, हमने पेज नंबर 7 में बताई थी, आपको अच्छे तरीके से बताई थी। हाँ, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या जोड़े जाते हैं? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, याद करो वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाते थे हम, उसमें डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अदर एक्सपेंस, उसके अंदर क्या, अदर एक्सपेंस के अंदर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस हैं, सैलरी, ऑफिस रेंट, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, डायरेक्टर का फीस, इंश्योरेंस वगैरह, वो सब इंक्लूड होता है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे आपके पास हैं। एक शीट पकड़ाई थी मैंने 2 पेज की आपको 11th क्लास में, और इस 12th में भी, जिसमें सारे ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग है, जो कि गुडविल के टाइम भी बोला था पढ़ना, अभी भी पढ़ना, और कैश फ्लो के टाइम भी पढ़ना है उसको, दैट विल हेल्प यू। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ जनरल नेचर, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, याद करो कौन से वाले, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। अदर अनयूजुअल नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, चैरिटीज, डोनेशन, लॉस बाय फायर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस, डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिबेंचर, ये सब इंक्लूड नहीं करे जाते हैं ऑपरेटिंग में, ये सब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ये कहाँ यूज होंगे? ये कहाँ यूज होंगे? नेट प्रॉफिट निकालते समय। ये ग्रॉस प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते समय इस्तेमाल नहीं होते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलती है देखिए जरा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दो कंपोनेंट और जोड़ दो, कौन से वाले? ये देखिए, जब हम बोलते थे किसको, आपके सामने यहाँ पर,
अगर आपको ध्यान होगा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को देखिए। कैसे निकलेगा भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंस? ये जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे और ये जोड़ेंगे तो क्या निकल आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एवरीबडी इज ओके। इसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जोड़ेंगे, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। डायरेक्ट होगा तो ऊपर जुड़ गया, इनडायरेक्ट होगा तो यहीं आ गया। फाइनेंस कॉस्ट नहीं है, फाइनेंस कॉस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होता है। डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन होता है, और अदर एक्सपेंस भी होता है। कौन सा वाला? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। नॉन ऑपरेटिंग वाला तो यहाँ भी नहीं होगा। तो ये सब कंपोनेंट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस बन जाएगा। यही फॉर्मूला आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, देखो। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, depreciation and amortization, employee benefit expense, other expenses other than non operating expense। अदर एक्सपेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होते हैं, और इनडायरेक्ट में ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों होते हैं। तो आपको क्या करना है? ऑपरेटिंग वाला पार्ट छोड़ जोड़ देना है और नॉन ऑपरेटिंग वाला हटा देना है। ठीक है जी, ये वाला पार्ट। ठीक है, दैट वाज देयर। अगली रेशो आपके पास कौन सी आ रही है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आ रही है। तो सीधा सा फॉर्मूला था ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेशो हेल्प्स टू एनालाइज परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस एंड थ्रोज लाइट ऑन ऑपरेशनल एफिशिएंसी। वो भी ऑपरेशनल एफिशिएंसी थी, लेकिन वो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ इनकम बढ़ने की बात करनी है, एक्सपेंस घटने की बात करनी है, इस तरफ। दिस रेशो मेजर्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट सेल्स। हायर रेशो मोर एफिशिएंट हो जाती है, वहां लोअर रेशो मोर एफिशिएंट थी ना, लेकिन वहाँ एक्सपेंस की बात कर रहे थे। और ये इंप्रूवमेंट इन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी बिजनेस है, ये बहुत इंटरफॉर्म और इंटरफॉर्म दोनों के लिए यूजफुल होती है। फॉर्मूला आपके सामने है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अब जरा ध्यान से देखना, इस पर लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। इधर देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का तरीका ध्यान से देखना। या तो मैं क्या करूं, या मैं क्या करता हूं, ऊपर से नीचे की तरफ आता हूं ऐसे, या फिर मैं नीचे से ऊपर की तरफ चलता हूं। अब जरा देखना, अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ आऊंगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सी द क्वेश्चन। यहाँ देखिएगा क्या लिखा है। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एग्री कर रहे हैं सब लोग? उस फ्लो चार्ट के रेस्पेक्ट से बोल रहा हूँ। और देखिए इधर दूसरा फॉर्मूला, अगर मैं सीधा नेट सेल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट आना चाहूँ तो क्या करूंगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, आई कैन कैलकुलेट ऊपर से नीचे की तरफ। आइए फॉर्मूला देखें, ये रहा। ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम, माइनस कर दिया क्या? अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है जी, वैसा कर दिया, ये हमने कर दिया। या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट कर दिया। या फिर हमने क्या कर दिया? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कर दिया। यानी कि हमने किसकी बात करी? इसकी बात करी। इससे ये माइनस करा, ये माइनस करा, यहाँ पहुंच गए। ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है जी। चलिए, करेक्ट। अच्छा, अब कोई मुझसे बोलता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो, और आपके पास नेट प्रॉफिट गिवन है। मतलब हम कहाँ खड़े हैं? यहाँ खड़े हैं। और मुझे कहाँ जाना है? ऊपर जाना है। तो मैं क्या करूंगा? एक्स को जोड़ूंगा, नॉन ऑपरेटिंग को माइनस करूंगा, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस करूंगा। उल्टा हो जाएगा। आओ देखो फॉर्मूला। ये लोग समझ नहीं पाते। क्या है नेट प्रॉफिट? प्लस क्या? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस किया, माइनस किसे कर दिया? नॉन ऑपरेटिंग इनकम को कर दिया। दो तरह से फॉर्मूला होता है, ऊपर से नीचे वाला और नीचे से ऊपर वाला। ये मैंने पढ़ाया था कब? बचपन में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट में। कौन थे मेरे पास 11th में यहाँ पर? एक दो तीन चार, इन लोगों को पढ़ाया था। मैंने कहा था कि ये 12th में काम आएगा, है ना? आ गया काम, ऐसा करके। ठीक है, सो ध्यान रहेगा इसका। आपके पास क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा होगा, और आपसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकलवा लेंगे, तो यू हैव टू मूव रिवर्स। और अगर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा तब ऑपरेटिंग निकलवाए, तो आपको डाउनवर्ड चलना है। क्लियर है बात यहाँ तक? डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग रेशो निकलती है परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस विद रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और ये निकलती है कैसी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इनका रिलेशनशिप क्या है? 100 के बराबर है। एक बार बोर्ड में एक कंपार्टमेंट में क्वेश्चन आया कि ऑपरेटिंग रेशो 67.33, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। 100 में से माइनस करो तो निकल आएगी। एक नंबर का क्वेश्चन था। आपसे बोला क्या? ऑपरेटिंग रेशो प्रॉफिट रेशो 23% है, भाई ऑपरेटिंग रेशो निकालो। 100 - 23 कितना? 77। ऐसे ये भी होता है। नेट प्रॉफिट रेशो, सीधा नेट प्रॉफिट का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से रिलेशनशिप है। फॉर्मूला आपके सामने बिल्कुल है। और वो आफ्टर टैक्स लेके चलते, बिफोर टैक्स नहीं लेके चलते। और नेट प्रॉफिट को निकालने के कई तरीके हैं। देखो, ये देखो, इसी वाले को दोबारा से देखो। अब मुझे नेट प्रॉफिट निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट से, तो ये माइनस करूंगा, ये माइनस करूंगा, और ये प्लस करूंगा। क्लियर है? क्या माइनस करा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस।
क्या माइनस करा, नॉन ऑपरेटिंग, क्या प्लस कर दिया, अदर इनकम। या मैंने क्या लिखा, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जिसमें ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग दोनों आ गया, और प्लस अदर इनकम। देखो ये रहा फॉर्मूला, दिस दिस इज द फॉर्मूला, ये वाला। या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस टैक्स। या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट से अगर कैलकुलेट करता हूँ, यहां से कैलकुलेट करता हूँ, तो क्या करना, सिर्फ ये और ये माइनस करना, ये माइनस करना नॉन ऑपरेटिंग प्लस ये और माइनस टैक्स, ऐसे करना। और टैक्स क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो नॉर्मली चलेगा। ठीक है जी। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, अदर इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आर दोज इनकम एंड एक्सपेंसेस विच आर नॉट एसोसिएटेड विद और नॉट रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। कोई रिलेशन नहीं है इनका इनके साथ। ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, और ये आई आपकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, जिसे कहते हैं आरओआई। सबसे सिग्निफिकेंट रेशियो होती है आरओआई, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स बिफोर डिविडेंड, और डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। जो कैपिटल एम्प्लॉयड लगाई थी आपने ओनर फंड और बोरोड फंड को मिला के, उससे कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ, ये बेस्ट कंपैरिजन होता है। This ratio reflects the overall profitability of the business. It is ascertained by comparing the profit earned and the capital employed to earn it. और यहाँ देखिए इसके, it reveals the efficiency of the business in utilization of funds entrusted to it by the shareholder or debenture holder या long term borrowings. इंटरफर्म कंपैरिजन में आरओआई बहुत बढ़िया मानी जाती है। अच्छा, इसके सिनोनिम्स याद रखना। इसे आर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसे, नेट प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, और यील्ड ऑन कैपिटल भी बोलते हैं। और कंपनी के केस में कैलकुलेट करी जाती है, और बिजनेस को एसेस करने में हेल्प मिलती है कि उसकी कैपिटल एम्प्लॉयड के विद रिस्पेक्ट कितना रिटर्न उसे मिल रहा है। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड है, या नेट एसेट्स है, कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट एसेट्स भी बोलते हैं, अभी सीखा था। ये फॉर्मूले मत यूज करना, ये 12th, ये सीनियर क्लास के लिए इस्तेमाल हो। और एक और चीज, अभी बताया था ना हमने आपको कि इसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला ये होता है असल में। तो अभी तो 12th में छोटे बच्चों के लिए आरओआई और आरओसीई को सेम मान के चल रहे हैं, एक्चुअल में ऐसा नहीं। इसका असली फॉर्मूला ये होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स और डिविडेंड भी अपॉन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ओपनिंग और क्लोजिंग को एवरेज करके निकालते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है आपको। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए यही फॉर्मूला यूज करना है। हर बार बोल रहा हूँ, ये यूज नहीं करना, ये सीनियर क्लासेस में 12th के बाद तो इस्तेमाल होगा, काट दिया इसलिए। इवन ये भी नहीं यूज करने, कई बुक्स में दिखते हैं लेकिन ये यूज नहीं करने आप। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के तरीके हम खूब अच्छे तरह सीख चुके हैं। एसेट साइड, लायबिलिटी साइड, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी कर लो, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन लॉन्ग टर्म बोरोइंग कर लो। किसी एसेट्स लायबिलिटी साइड अप्रोच से इसमें डिस्कशन नहीं कर रहे। नॉन करंट एसेट्स बताई थी आपको मैंने, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स प्लस नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग या अनअमोर्टाइज वाला पार्ट। ठीक है जी। और लायबिलिटी साइड अप्रोच ये आपके सामने है। शेयर होल्डर फंड में नॉन करंट और नॉन ट्रेड माइनस कर दूंगा, इक्विटी प्रेफरेंस में शेयर होल्डर फंड नॉन करंट नॉन ट्रेड कर दिया। और ये अलग अलग वेरिएशन, याद है जब हमने पहले दिन चैप्टर पढ़ाया था थ्योरी के बाद, सारी की सारी चीजें डिस्कस करी थी। ठीक है। अब ये जो आपके पास आया, इसे भी लेके चलेंगे बाद में भी जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। अब ये जो है ना बाकी के सारे, ये सब सीयूटी के लिए एप्लीकेबल है। कौन से वाले, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, ये सीयूटी में इस्तेमाल होता है। अब मैंने पहले लिखा था ना नॉट एप्लीकेबल, अब ये सीयूटी में, ये सब सीयूटी में यूज होंगे, सीबीएसई में नहीं यूजफुल है। अर्निंग्स पर शेयर, दूसरा बुक वैल्यू पर शेयर, तीसरा हमारे पास है डिविडेंड रेशो, चौथा ये आपके आपसे आ गया डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर से डीपीएस, वो क्या था, वो डिविडेंड पे आउट रेशो था, वो डिविडेंड पर शेयर है। और इधर चले हम लोग आगे थोड़ा सा, ये प्राइस टू अर्निंग रेशो, पीई रेशो, ये सब सीयूटी में यूज होता है। तो इस पे अभी नहीं करेंगे बात, थोड़ा सा होल्ड करेंगे, पहले जो सीबीएसई वाला फोकस है उसको पूरा करेंगे। हाँ, इनकी सिग्निफिकेंस वगैरह सब लिखी हुई है, ऐसे कोई बात नहीं है। ये ध्यान देने वाली चीज है, ये वाला, ये पार्ट हमें बार बार इस्तेमाल होगा, अभी इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। अगर ओपनिंग स्टॉक हमारे पास एक्स है और कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक इज ट्वाइस या टू टाइम्स दैट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक क्या बन जाएगा, फिर क्या बनेगा। अगर ओपनिंग एक्स है और क्लोजिंग ट्वाइस है उसका, तो 2x, एवरेज एक्स प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2। ये हमें ओपनिंग क्लोजिंग जब नहीं फिगर होती तब निकालने के काम आता है। ओपनिंग स्टॉक अगर एक्स है और क्लोजिंग स्टॉक इज ट्वाइस और टू टाइम्स मोर देन, ट्वाइस तो ऊपर भी था, सिर्फ ट्वाइस था, दुगना था, ये दो गुना ज्यादा, मतलब एक्स में दो गुना और जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, तो ओपनिंग क्या बनेगा आपका, ये वाला,
तो ओपनिंग क्या बनेगा आपके पास, x+2x बनेगा। तब एवरेज क्या बनेगा, x+2x प्लस x+2x, वो देखो दिख रहा है, डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ क्या बना था देखिए, यहाँ सिर्फ क्या था, x+2x डिवाइडेड बाई 2 था। फर्क है दोनों में, ट्वाइस मोर देन दैट ऑफ, ट्वाइस ऑफ, तो सिर्फ दुगना। ट्वाइस मोर देन दैट मतलब तुम भी और तुम्हारा दुगना जोड़ के तब हम बन रहे हैं, उसका मतलब वो है। बहुत कंफ्यूजन करता है इसलिए लिख दिए हैं सारे। ओपनिंग स्टॉक एक्स और क्लोजिंग स्टॉक 20,000 मोर देन है। एक्स अगर, एक्स है तो क्लोजिंग x+20,000, एवरेज ऐसे निकलेगा। ओपनिंग स्टॉक अगर एक्स और क्लोजिंग स्टॉक 1/4 है, तो x/4 है, तो ऐसे निकलेगा x+x/4/2। अगर ओपनिंग स्टॉक एक्स और क्लोजिंग स्टॉक 2 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ है, तो कैसे बनेगा, x+2x, जैसे वो पहले बना था वही वाला। 20% का मतलब 20/100, 30% का मतलब 30/100। 33 पॉइंट का मतलब है 1/3, सीधी सी बात है भाई। ग्रॉस प्रॉफिट इज 33.33, इसका मतलब 1/3 है, सीधी सीधी सी बात है ऐसा। अच्छा, ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर प्रॉफिट x% ऑन कॉस्ट है, एक्स अपॉन में 100 + x क्या हो जाएगा सेल्स पर। और अगर प्रॉफिट क्या है, x% ऑन सेल्स है, तो क्या बनेगा, x-100 - x ऑन क्या बनेगा, कॉस्ट पे बनेगा। ठीक है। और ये प्रूव करके भी दिखा था, पहले क्वेश्चन जब हमने इंटरेस्ट कवरेज करी थी वो भी था। ओनर और मैनेजमेंट प्रॉफिटेबिलिटी, एक्टिविटी और सॉल्वेंसी तीनों रेशो चाहिए होती है उनको। क्रेडिटर, मनी लेंडर्स और इन्वेस्टर को लिक्विडिटी, एक्विडिटी और सॉल्वेंसी चाहिए होती है। शेयर होल्डर, एम्प्लॉयज और गवर्नमेंट को चाहिए होती है क्या, सॉल्वेंसी और प्रॉफिटेबिलिटी। कौन सी पार्टी किस रेशो के लिए इंटरेस्टेड है, ब्रीफ में बना के दे दिया आपको, एनसीईआरटी में है या नहीं मुझे पता नहीं। तो एज फार एज डिलीवरी ऑफ कंटेंट इज कंसर्न, फॉर्मूले सिखाने वाले कंसेप्ट मैंने सारे बताए। ठीक है। चलिए, अब चलते हैं एक छोटे से पार्ट पर जो हमने छोड़ा था उस समय पर, और फिर हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। ठीक है। कौन सा पार्ट, आ जाइए इस पे चलते हैं। इसके बाद हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी किसकी, ये वाला पार्ट। डेटर वेलोसिटी और क्रेडिटर वेलोसिटी का क्वेश्चन इस साल के सीयूटी के पेपर में आया था। ठीक है, बच्चे पढ़ते नहीं है, केजरीवाल में है नहीं, नाम दे रखा है बस। एनसीईआरटी में भी छोटा सा नाम दे रखा है। ठीक है, सिर्फ हल्का सा लाइन दे रखी है। और पेपर बनाने वाले ने पेपर में क्वेश्चन बना लिया। दो क्वेश्चन 5-5 नंबर के डेटर और क्रेडिटर वेलोसिटी पे आए थे। और बच्चे जो करके आए, कह रहे सर डेटर वेलोसिटी का क्वेश्चन आया था, दूसरा बोला क्रेडिटर वेलोसिटी का आया था। बढ़िया था। ये तुम्हारे पास नहीं है, चलिए, तो किसके पास नहीं है, तुम्हारे कहाँ है, तुम्हारे नोट्स कहाँ है, तुम्हारे नोट्स है। तो कुछ नहीं, उसको वहां रख के दूसरा कॉपी ले लो, अभी ले लो जाके, उसको वहीं रख दो, अपना कॉपी बदल लो वहां से। कौन सा पेज कम है, देखो जरा उसमें होगा, लास्ट पेज देखो खोल के, ये होगा इसमें लास्ट पेज। ठीक है, ले लीजिए। चलो देखें जरा। इट प्रोवाइड्स एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ एवरेज, अब चलो इससे समझते हैं क्या है। डेटर वेलोसिटी का मतलब है कि कितना दिनों में ऑन एन एस्टिमेट आपका पैसा रिकवर हो जाता है डेटर से और बिल्स रिसीवेबल से, है ना। और इसका इसका इसके ना इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता इसका। लेट मी कंप्लीट। आपकी बुक में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है इसका, बाकी है ही नहीं, कंसेप्ट भी नहीं समझाया हुआ ढंग से। तो डेट कलेक्शन पीरियड जो होता है वो डेज में निकल सकता है, वीक में निकल सकता है और मंथ में भी निकल सकता है। आप चाहें कि मंथली रिकवरी कितने महीने में होगी, 2 महीना, 4 महीना, आप बोलेंगे वीकली रिकवरी कितनी है, आप बोलेंगे डेज की रिकवरी कितनी की। ठीक है, कैसे रिकवरी होगी वैसे देखेंगे। चलो पढ़ते हैं। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ये सबको मालूम है, और एवरेज डेली नेट क्रेडिट सेल्स ये भी सबको मालूम है। मतलब हमारी डेली नेट क्रेडिट सेल्स है, वो हम कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। नेट क्रेडिट सेल्स पूरे साल की ले लो, 365 से डिवाइड करोगे तो डेली निकलेगी, 52 से डिवाइड करोगे तो वीकली निकलेगी, और 12 महीने से डिवाइड करोगे तो क्या निकलेगी, मंथली निकलेगी। ठीक है जी, हम बेस वाला ले लेते हैं। चलो मैं इसे प्रूव करके दिखा रहा हूँ, फिर ये आपको हेल्प करेगा। तो हमारे पास क्या था क्वेश्चन, हमें निकालना डेट कलेक्शन पीरियड इन, डेट लिखना नहीं है, देखना है सिर्फ, फॉर्मूला सॉल्व कर रखा है, डेट कलेक्शन पीरियड इन डेज। हमें डेज में निकालना है, डेट कलेक्शन पीरियड इन डेज निकालना है। ठीक है, कैसे निकल रहा है वो देखिए। क्या फॉर्मूला लगाया हमने, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन में, अपॉन में क्या दे रहे हैं ये, नेट, नेट क्रेडिट सेल्स, नेट डेली क्रेडिट सेल्स, एवरेज डेली नेट क्रेडिट सेल्स, एवरेज
डेली नेट क्रेडिट सेल्स लेके चल रहे हैं ऐसे। ठीक है जी, ये वाला फॉर्मूला यहां तक ठीक है सबको। ये डिवाइडेड बाय ये है। आ जाइए, एवरेज डेली नेट एवरेज डेली नेट क्रेडिट सेल्स। वो कैसे निकलेगी देखिए, वो निकलेगी ऐसे। नेट क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर, नेट क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर अपॉन में नंबर ऑफ डेज, जो हम 365 लेके चल रहे हैं ऐसे। यहां तक ठीक है। चलिए, मैं यहाँ इसको फॉर्मूले को थोड़ा बदलता हूँ। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय, डिवाइड का साइन ऐसे ही होता है, डिवाइडेड बाय ये, इसका फॉर्मूला ये रख दूं तो क्या रखा हमने यहाँ पर, नेट क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर अपॉन में क्या, अपॉन में 365। एवरीबडी इज ओके, ठीक है। अगर इस डिवीजन के साइन को, उधर क्या है, किसकी याद, क्यों परेशान है बेटा इतना, देख रहा हूँ महीने भर से। देखो मैं समझता हूँ, जैसे जैसे 12th नजदीक आती है ना, बिछड़ने का गम बढ़ता जाता है। हाय अब कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे बैठेंगे, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। तो गाना गा, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले, मेरी कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, ऐसे गाना गा, ठीक है। हाँ इधर देखो, इधर इधर क्या है ना, पलट तेरा ध्यान किधर है, पढ़ाई की दुकान इधर है। क्या यार फालतू के पीजे पीजे बोलने पड़ते हैं मुझे क्लास में। दिस इज फाइन एवरेज, दिस इज फाइन डिवाइड। अब मैं अगर इसमें मल्टीप्लाई का साइन करूँ तो क्या हो जाएगा, फ्लिप। अगर मैं डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई से करूंगा तो क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा ना। तो क्या बनेगा, एवरेज 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 ट्रेड रिसीवेबल्स इनटू 365 डिवाइडेड बाय कितना, नेट क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर। ये भी ठीक है जी। चलो और थोड़ा सा ठीक करें इसको, तो ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन में, बातें ना करें, नेट क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर इंटू 365। अब मुझे बताइए, ये जो चीज दे रखी है, ये चीज, ये आपको लग नहीं रहा कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला उल्टा रखा हुआ है, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में रिसीवेबल रखा है ना, उल्टा रखा फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला उल्टा रखा था तो कैसे लिखते हैं उसको, ऐसे लिखते हैं, 1 डिवाइडेड बाय क्या, एवरेज, सॉरी, 1 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इंटू 365 ऐसे। या मैं बोलूं क्या, 365 डिवाइडेड बाय क्या, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ये आपका क्या निकला, फाइनल फॉर्मूला। एग्री। अच्छा चलो ठीक है। टेन इनवर्स को कैसे लिखा जाता है, टेन इनवर्स 1/10, ठीक है। और टेन थीटा अगर है, 1/10 थीटा, तो क्या होगा उसका मतलब, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी। और टेन कैसे निकलता है, साइन, साइन अपॉन कॉस। 1/10 कैसे लिखा जाएगा, कॉस अपॉन साइन। वही तो है, देखो, ऐसा 1/में, ठीक है। नहीं, गलत बोला कुछ मैंने मैथ्स पढ़ी और पढ़ाई थी बचपन में। सिंपल सा, 1/10 का मतलब होता है, रिवर्स कर दिया आपने उसको, सी सी बात ये है। या तो मैं क्या लिखूं, ट्रेड रिसीवेबल, सुनो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इनवर्स कर दूं ऊपर माइनस, या ऐसे ऐसा कर दूं, और वो यही होगी। तो देखिए, फिर लिखो मत, ये लिखा सब कुछ, ये लिखा है सारा, एवरीथिंग इज हियर। ये लिखा, ये लिखा, डेट कलेक्शन कैसे बना, ये बना, ये कैसे बना, ये कैसे बना। अच्छा, बढ़िया नींद आ रही है। अब सुनो,
अगर मैं बोलूं इसको डेज में, तो फॉर्मूला बनेगा 365 अपॉन में डेटा टर्नओवर रेशो, या एवरेज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। अगर मंथ में बोलूं तो 12 अपॉन में डेटा टर्नओवर रेशो। अगर वीक में होगा तो 12 अपॉन में कितना, 52 अपॉन में डेटा टर्नओवर रेशो। कितना आसान। और बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मूला बनता है क्या, ये रहा देखो। 365 अपॉन में क्रेडिट टर्नओवर रेशो, 12 अपॉन में क्रेडिट टर्नओवर रेशो, और 52 अपॉन में क्रेडिट टर्नओवर रेशो। ये क्या बनी आपकी ये, दिस इज नोन एज व्हाट, ये कहलाती है क्या, ये कहलाती है क्रेडिटर वेलोसिटी। वो कहलाता है क्या, डेटर्स वेलोसिटी। ये है approximation of average time that it takes to pay the that it takes to repay the creditors। और ये होता है कितने समय में आप अपने डेटर से क्या करते हैं, पैसा कलेक्ट करते हैं। डेटर वेलोसिटी, क्रेडिटर वेलोसिटी, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। 65 अपॉन में डेटर टर्नओवर रेशो, 65 अपॉन में क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, दैट्स इट फॉर्मूला। चलिए अब आपने सीख लिया ये, तो चलिए करते हैं इसको। एग्जाम्पल नंबर 6 करिए इसको। अब एग्जाम्पल 6 करिए। एग्जाम्पल 6 भी करना है और 7 भी करना है, करिए फटाफट से। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये वाला, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो और एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड किसको होगा, ट्रेड, क्या उसको निकालना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्रेडिट सेल्स आपके पास दे रखा 6 लाख रुपए का। डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल देखो, एग्जाम्पल 6, हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला, हमें बोला ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इसके बराबर है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। पूरा फॉर्मूला लिखना। कई लोग पता क्या करते हैं, CRFO, CRFO लिखते हैं। क्या CRFO, कर्फ्यू, ऐसा नहीं करना। अपॉन में क्या करना है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ऐसा करेंगे, ठीक है जी, ऐसा। अब आप मुझे बताइए आपके क्वेश्चन में क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख का, और डिवाइडेड बाय कितना करना है ये, डेटर एंड बीआर मिला के कितना है, 1 लाख। 60,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू 6 लाख अपॉन में 1 लाख इज इक्वल टू 6 टाइम्स। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसका एवरेज निकाला है, बहुत बढ़िया। इसे कहते हैं पढ़ाई लिखाई चार्ट और 16 दूनी 8। यहाँ देखो, आपको मैंने बोला था अगर ओपनिंग डेटर और ओपनिंग बीआर होंगे तो टोटल करना है, उसे डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना है। हाँ, नहीं करना था। कितने लोगों ने किया, तुमने किया, बढ़िया है। नहीं नहीं, यहाँ तो करना ही नहीं था। हाँ, यहाँ नहीं करना था, दिस इज फाइन विद यू। तो ये ठीक है, समझ में आया। टोटल ओपनिंग और ओपनिंग डेटर ओपनिंग पेयर का टोटल करना है, एवरेज नहीं दिखा। एवरेज कब निकलेगा, जब ओपनिंग और क्लोजिंग होगा। निकल गया, ठीक है जी। और हमने बोला क्या, डेट कलेक्शन पीरियड, डेट कलेक्शन पीरियड इसके बराबर होता है 365, है ना, अपॉन में डेटा टर्नओवर रेशियो 6। ये कब होगा, डेज में होगा। वीक्स में अगर होता, वीक्स में तो क्या होता, 52 6। और अगर होता क्या, मंथ्स में, तो क्या होता, 12 अपॉन में 6। ये आपके पास सिंपल सा, देखिए ये रहा आंसर। मंथ में, वीक्स में, डेज में, हो गया। क्लियर है जी। कितने लोगों ने किया क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल 6 पूरा। पार्ट 2 ये वाला एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 7 तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन क्या है। इससे पहले देख लो, कर लिया किसी ने एग्जाम्पल 7, बढ़िया। बताओ आगे चलो जरा, बोलो। अबे स्पीड बढ़ा भाई, थोड़ा स्पीड, कैसे एग्जाम में नकल मारेगा फिर। इधर देखो, बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है।
एक ट्रेड रिसीवेबल इक्वल है 2 महीने के क्रेडिट सेल्स के बराबर, और 7,20,000 है पूरे साल की 12 महीने की क्या क्रेडिट सेल्स। 720 फॉर 12 मंथ, 1 महीने की कितनी? 60,000। 2 महीने की कितनी? 120। ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं? 1,20,000। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, सॉल्व कुछ कुछ करना ही नहीं है। 720 इज फॉर 12 मंथ, 1 महीने की क्रेडिट सेल्स कितनी? 60,000। और ये कह रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल किसके बराबर है? 2 महीने के क्रेडिट सेल्स के बराबर है, 1,20,000। दैट्स योर आंसर। आसान था क्वेश्चन। चलिए, अब आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 8, इसे करिए। और ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी किताब का एक ही क्वेश्चन है बस ये। एग्जाम्पल नंबर 8 करिए। एग्जाम्पल 8 ये है, आंसर छुपा दिया मैंने। एक्स मेड अ क्रेडिट सेल्स 4 लाख ड्यूरिंग द ईयर, द कलेक्शन पीरियड इज 36 डेज। और साल जो महीने में गिने गिने कितने हैं, वो साल जो गिने, साल में डेज गिने 360 लिख दिया है क्वेश्चन, वरना 365 करता। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालो, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालो, जबकि ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड, व्हेन ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड वर मोर देन इन द बिगिनिंग बाय 6,000। दैट इज योर क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। मैं बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से देखो, एक एक स्टेप देखना जरा कैसे कर रहे हैं। फिर वही बात, नोन से अननोन की तरफ चलना है। क्या हमारे पास है? क्रेडिट सेल्स गिवन है 4 लाख की, कलेक्शन पीरियड 36 दिन का है, 360 डेज हमने मान रखा है। तो अब बड़ा सिंपल है कि यहाँ देखिए, हमने बोला यहाँ पर, ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर क्या है? एग्जाम्पल 8 है। आपको मालूम है कि डेट कलेक्शन पीरियड वो किसके बराबर होता है? डेट कलेक्शन पीरियड जो होता है वो किसके बराबर होता है? 360 अपॉन में क्या होता है? डेटर्स टर्नओवर रेशो, इसी के बराबर होता है, या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 6/1 दे रखा है, 6 टाइम दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या हो जाएगा? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू 360 अपॉन में 6। कितना हो जाएगा? सॉरी रुक जा, सॉरी, ये हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है? 36 डेज का है, तो विल राइट हियर 36। तो 36 तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू? 10 हो जाएगी, 10। ठीक है। और आप देखिए, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो बराबर क्या होती है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो जरा देखिए, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने का? 4 लाख का। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू कितना? 10/1। यहां तक क्लियर है? अब मैं यहाँ लिखूं क्या? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इसके बराबर हो जाएंगे 4 लाख अपॉन में 10, तो किसके बराबर हो जाएंगे ये? 40,000 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ फॉर्मूले में रखते हैं। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? इस फॉर्मूले को अगर मैं आता हूँ, अब मैं लिखता, अब मैं जानता हूँ यहाँ पर क्या, कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स किसके बराबर होता है? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन में 2। और मेरे पास एक क्लू गिवन है। क्या क्लू गिवन है? कि ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड, व्हेन ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड इज मोर देन बिगिनिंग बाय 6,000, तो लेट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल बराबर है एक्स। तो क्या हो जाएगा? क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, एक्स मत लिखो, एक्स को हटा दो, डोंट राइट एक्स, सीधा सीधा लिख लो। हमारे पास इक्वेशन गिवन है कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स माइनस ओपनिंग ट्रेड
माइनस ओपनिंग ट्रेड ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स बराबर है 6,000। क्या इस बात से सब एग्री कर रहे हैं? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कितना है? 6,000 है। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, अब मैं लिख देता हूँ क्या, क्लोजिंग, थोड़ा काम ज्यादा हो जाता है बाकी बड़ी बात है। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, ये जो है बराबर कितना हो जाएगा? 6,000 प्लस ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स किसके बराबर होगा? ओपनिंग हमने क्या मान लिया है, ओपनिंग की वैल्यू कितनी हमारे पास है? ओपनिंग ये क्लोजिंग है ये वाला, 6,000 प्लस ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। अब जरा बताओ, 6,000 प्लस 2 ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू कितनी है? ये बनेगी हमारे पास क्या वैल्यू, नहीं डिवाइडेड बाय 2 भी तो करेंगे ना, हाँ डिवाइडेड बाय 2। अब आप देखिए क्या हो जाएगा ये, 6,000 प्लस ट्वाइस ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, है ना, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू किसके बराबर है? 40,000 के बराबर। 6,000 प्लस ट्वाइस ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू 80,000, और ट्वाइस ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 74,000 का, और ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो जाएगा? 74,000 डिवाइडेड बाय 2, 37,000। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 37,000। ठीक है जी। और अगर ओपनिंग में मैं क्या कर दूं, इधर देखो, ओपनिंग ओपनिंग में क्या जोड़ दूं, या मैं इस फॉर्मूले में रख लूं, इस वाले फॉर्मूले में, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, तो देखिए ये फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख देता हूँ, ये वाले के अंदर क्लोजिंग किसके बराबर है, ये क्लोजिंग हमें नहीं पता, लेकिन 6,000 प्लस ओपनिंग 37,000, माई क्लोजिंग इज, ये निकल गया। देख रहे हैं, 6,000 में 37,000 जोड़ दूंगा तो मेरी वैल्यू 43,000। क्या बोलो, कौन सा 6,000? आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हो आराम से। तो आंसर क्या आ रहा है? बढ़िया, इजी और आसान हो गया। यू कैन डू दैट। एवरेज निकालने के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसे कर सकते हैं आप ऐसा। तो कुल मिलाकर हमने इस वाले पार्ट को इस तरह से किया। एक निकला 37,000, एक्स 37, एक्स मान के चलेंगे तो एक्स 37,000, उसमें 6,000 जोड़ दूंगा तो क्या निकल आएगा? आपको वो आंसर भी निकल आएगा। ये थोड़ा सा लंबे तरीके से हो गया, आप छोटे तरीके से भी कर सकते हैं। कितने लोग कर पाए थे इसे? पढ़िए, इसे नोट कर लीजिए। और अब आप लोग अ, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब इसे नोट कर लो भाई सब लोग, पहले तो साफ सुथरे तरीके से नोट करो। अभी घर की कंफर्ट कंडीशन में ढंग से नोट करिए उसको। अगर ये बहुत मुश्किल हो गया तो इसे थोड़ा छोटा कर दूं क्या? बोलो, समझ में आया या नहीं आया? ये वाला तरीका बताइए, बोलो। नहीं आया? इधर से, इधर से करना पड़ेगा। चलिए देखिए, इलस्ट्रेशन 75, 75 हुआ था, कुछ बोल रहे हैं और, चलो और, ठीक है यार, एक और देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है, ओपनिंग क्लोजिंग दे रखी है, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, क्वेश्चन खत्म, है ही नहीं कुछ इसके अंदर। 76 में भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, इट इज डन, देयर इज नो प्रॉब्लम। 77 आ जाइए, ये वाला पार्ट। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। देखो बेटा ध्यान से सुनना, इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या निकल, डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो क्या निकलेगा? एवरेज इन्वेंट्री। और ओपनिंग प्लस परचेज
प्लस डायरेक्ट। ठीक है, देखो बेटा समझना, ओपनिंग परचेज में क्या कर दूंगा, रिटर्न आउटवर्ड माइनस कर दूंगा, तो क्या आएगा, नेट परचेज। ओपनिंग प्लस नेट परचेज प्लस क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस वेजेस, और और कैरीज इनवर्ड, ये जोड़ दूंगा तो क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस, तो माइनस क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और इन्वेंट्री दोनों ही है, इसीलिए 77 को नहीं कर रहे, 77 इज इजी, इसको नहीं करते हैं, थोड़ा आगे वाले को करते हैं। तो देखो पूरा फॉर्मूला बना रखा है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं। इसे करिए, तुम लोग तो कर चुके हो, सारी कर लिए हैं। अच्छा तुम कर चुके हो, ठीक है। एक्सरसाइज की करो, तो फिर पास एग्जाम की करो। इसे करिए फटाफट, छोटू क्वेश्चन निपटाओ जल्दी से। 78 करिए जल्दी से। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, परचेज गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के फॉर्मूले से ओपनिंग इन्वेंट्री निकल आएगी हमारे पास। हमें फिर से भाई नोन से, सबसे पहला काम तो भाई आपको लेना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिख लीजिए। तो इलस्ट्रेशन 78 शायद ये है, इसमें लिखा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इसके बराबर है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। ऐसे, और एवरेज इन्वेंट्री के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहां देख लेते हैं, है ही नहीं मेरे पास एवरेज तो। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, तो मैं जानता हूं कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो होता है किसके बराबर होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ऐसे, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास कितने का है, 3 लाख का। हमारे पास हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितने की है, 60,000 की। परचेजेस बोलूं तो कितने का दे रखा है, परचेजेस हमारे पास 330 का है, इसी को नेट परचेज मान लेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस जीरो है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें मालूम नहीं है। ऐसे, तो ये कितना बन जाएगा, 3 लाख, ये वैल्यू बन जाएगी 3,90,000, और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री बराबर 390 माइनस 3 लाख बराबर 90,000। एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग कितना था आपके पास क्वेश्चन में, 60, क्लोजिंग 90 डिवाइडेड बाय 2, 150 डिवाइडेड बाय 2, 75,000। आंसर, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख, एवरेज इन्वेंट्री कितने की आपके पास, 75,000 की। कितना बना आंसर ये, व्हाट इज आंसर ईयर, 4 गुना, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, इजी। ऐसा कितने लोग कर पाए थे इसे, अच्छा सभी ने कर दिया था, आसान था। और चलते हैं आगे, इसे देखिए, हो जाएगा नहीं, करना है, हो जाएगा क्या मतलब है, वो तो हो ही रखा है, हो रखा है तभी तो इधर है। और, और लाखों लोगों ने किया था इसे 2024 में। तो देखो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट 20%, चना दे रखा हो तो ग्रॉस प्रॉफिट 20% क्या होता है, सेल्स होता है। 20% ऑफ किसका होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का होता है, बस वो ध्यान रखना। जब तक क्वेश्चन ये ना बोले कि जीपी इज 20% ऑन कॉस्ट, तब तक क्या मान के चलना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मान के चलना है। करो सॉल्व। हाँ जी, हाँ करिए करिए, शॉर्टकट नहीं है 2024 में,
ठीक है, हलवा क्वेश्चन है बिल्कुल। नहीं समझ पाए, देखिए फटाफट से, और 80 को 80 की कोशिश करेंगे करना, उसके बाद वाइंड अप कर देंगे इसको। दो क्वेश्चन बस, ज्यादा नहीं, 5 मिनट लगना है, तुम्हें जाना है, चली जाओ। देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट 20%। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, कुछ नहीं पता सेल्स का। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, कौन सा वाला हमें क्वेश्चन में चाहिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, ऐसे। और हमें चाहिए क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास है, इन्वेंट्री हमें चाहिए, उसके लिए हमें फॉर्मूला चाहिए। तो आप सब जानते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो किसके बराबर होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला, देख ले बेटा। 15 लाख का 20% कितना हो, 3 लाख। तो ये हो गया क्या, 3 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है आपके पास, 15 लाख, माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 3 लाख। ये इसको थोड़ा सा बाइफरकेट कर दीजिए इधर, ये इधर, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू 15 लाख माइनस 3 लाख, बराबर वैल्यू कितनी होगी, 12 लाख। 12 लाख की वैल्यू। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ऐसा कर दिया। ठीक है जी। अब जरा देखिए, ओपनिंग आपके पास 2 लाख है और परचेज आपके पास 18 लाख है, और सब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख। अब नाटक नहीं करें यार, कर लें काम। ओपनिंग इन्वेंट्री 2 लाख की, परचेजेस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 18 लाख की, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 0 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, टोटल कर लीजिए। 38 - 12, क्लोजिंग इन्वेंट्री बराबर क्या हो जाएगी, 38 - 12, कितना हो जाएगा बताइए वैल्यू, 26 लाख। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्लियर है। अब क्लोजिंग, अब लेते हैं हम लोग क्या, एवरेज इन्वेंट्री। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ ओपनिंग, ओपनिंग हमारे पास 2 लाख प्लस 26 लाख डिवाइडेड बाई 2, क्या है। अबे ये गलत कर दिया मैंने, 38 बोल दिया, दिस वैल्यू इज रॉन्ग। थैंक यू। अबे मुझे ही पता है, ये 20 लाख हो गया, और माइनस 12 लाख, 8 लाख निकला। और फिर ये 8 लाख यहाँ करेंगे तो, 8 लाख यहाँ करा तो डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 5 लाख। अब आपका आंसर क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना था, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख, डिवाइडेड बाई कितना कर दिया, 5 लाख। व्हाट इज द वैल्यू, 2.4 टाइम्स, ऐसे। ठीक है जी, ये क्लियर है। चलिए अगला देख लेते हैं अब, ये वाला। नहीं करना, कौन सा, ये वाला। हाँ तो मैं शॉर्टकट से करा रहा हूँ ना। नहीं, नहीं करना। ठीक है, मुझे क्या परेशानी है, मत करो। हाँ,
हो गया तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन करते चलेंगे। आपकी बुक में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसके थोड़े से ही हैं। जो हम कल क्लास करेंगे उसमें पहले मैं क्या करूंगा, आपके सामने इंक्रीज डिक्रीज वाले पार्ट को लेके चलूंगा, और फिर मैं इसके क्वेश्चंस को दोबारा से लेके चलूंगा। ठीक है, मतलब पहले रेंडमली मैं सॉल्वेंसी के कुछ क्वेश्चंस ले लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन, दो दो तीन तीन क्वेश्चन लेने के बाद फिर हम बड़ी वाली पार्ट को लेके चलेंगे। तो पहले पहले 1 घंटे में मैं लेके चलूंगा छोटे छोटे पार्ट, और बचे हुए 2 घंटे में मैं, टाइम तो बता दिया, 8:30, 8 से 11 कर लेते हैं। ठीक है, 8 बजे दिक्कत है। सो विल वाइंड इट, इसको बंद कर रहे हैं अभी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।